हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और एक ही साथ सब लोग मिलकर देखें। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें इस साल यूट्यूब में पहली बार मैं क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो भी जियोलॉजी सब्जेक्ट का। ठीक है, जिसके लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। ठीक है, यूट्यूब में यहाँ वहाँ खोजते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जियोलॉजी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ये सब का भी लाऊंगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, जियोलॉजी का। तो चलिए इसमें हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं और हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूगर्भ शास्त्र किसका विज्ञान है। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र। तो भूगर्भ शास्त्र जो है ना, यानी जिसको हम लोग जियोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में, ये आपका पृथ्वी का विज्ञान है। ठीक है, जियोलॉजी में आप पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये किस क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना कि जियोलॉजी में किसका आप अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। भूगर्भ शास्त्र किसका विज्ञान है, पृथ्वी का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह शास्त्र जो पृथ्वी के भीतर की जानकारी दे उसको क्या कहते हैं। यानी जियोलॉजी आपको पृथ्वी का अध्ययन कराता है, तो साथ ही साथ पृथ्वी के किस भाग का अध्ययन हम लोग करते हैं, पृथ्वी के भीतरी भाग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र में हम लोग पृथ्वी के भीतरी भाग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोई भी आपसे सवाल पूछे कि जियोलॉजी में आप किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के भीतरी भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप जरूर याद करके रखिएगा कि जियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था। तो जियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ना रिचार्ड डी बरी, ये एक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1473 ईस्वी में जियोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, क्या नाम है, रिचार्ड डी बरी। ठीक है, कब किया था, 1473 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जियोलॉजी किन दो ग्रीक शब्दों से बना है। जियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे बीच से तो जियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जी और एक लॉजी। तो जी का मतलब होता है द जियोलॉजी, जी का मतलब होता है अर्थ और लॉजी का मतलब होता है साइंस, तो धरती का विज्ञान। तो जी यहाँ पर क्या अर्थ है, जी का धरती। ठीक है, और लॉजी का क्या अर्थ है, विज्ञान। तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, जी और लॉजी से मिलकर बना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि जी शब्द का क्या अर्थ है, तो अभी बताया कि द अर्थ पृथ्वी, और लॉजी का मतलब साइंस होता है। ठीक है, विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष आंकी गई। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उत्पत्ति हुआ था, तब से अभी तक कितना वर्ष इसका हो गया पृथ्वी का बनने में। इसका पृथ्वी का बनते हुए यानी पृथ्वी का बनने के बाद अभी तक इसका 4.6 अरब वर्ष हो गया है। ठीक है, अभी तक ये आपको याद रखना डाटा। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ और किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ आपका वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल का निर्माण हुआ था। ठीक है, वायुमंडल यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल यानी जो जलाशय, समुद्र वगैरह थे, वो सब का निर्माण हुआ। जीवमंडल यानी जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही इन सारी चीज़ों का भी निर्माण हुआ। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे क्रियाएं जिन्हें कार्य करने के लिए अभीष्ट ऊर्जा व शक्ति पृथ्वी का अंतःकरण यानी पृथ्वी के अंदर ही भाग से यानी पृथ्वी के भीतरी भाग से ही प्राप्त होती है, और जो भी कार्य होगा वो पृथ्वी के अंदर में ही संपन्न होगा। तो वैसा क्रिया को क्या कहेंगे, अंतर्जात क्रिया। ठीक है, जो अंदर में ही संपन्न हो रहा है उसको अंतर्जात क्रिया कहेंगे। किसके अंदर में, पृथ्वी के अंदर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह क्रियाएं यानी वे क्रियाएं जो भूपृष्ठ पर क्रियाशील होती है, यानी जो पृथ्वी, अच्छा अभी मैंने बताया कि जो क्रियाएं पृथ्वी के भीतर में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्जात क्रिया। जो क्रिया पृथ्वी के भूपृष्ठ पर यानी पृथ्वी के भूपटल पर या फिर पृथ्वी के भूपृष्ठ के ऊपर होता है उसको क्या कहेंगे, वैसे क्रियाओं को बहिर्जात क्रिया। ठीक है, और देखिए ये अंदर में हो रहा था तो इसको करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा वो पृथ्वी के अंदर से ही प्राप्त करता है। जबकि यदि कोई क्रिया आपका धरती के बाहर में हो रहा है तो वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगा, सन से प्राप्त करेगा। ठीक है, वैसे ऐसा तो बहुत जगह से प्राप्त कर सकते हैं ऊर्जा, लेकिन प्रधान स्रोत क्या है, सन है। ठीक है, सूर्य है प्रधान स्रोत। वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन बहिर्जात क्रियाएं हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ एग्जाम में, और 3 ऑप्शन यही सब रहेगा और एक और रहेगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको इनमें से सभी में टिक करना है। पहला क्या है, अपर्दन, दूसरा क्या है, परिवहन, तीसरा क्या है, निक्षेपण। ठीक है,
अपर्दन में क्या होता है, अपर्दन जैसे मिट्टी का अपर्दन होता है, मिट्टी बाढ़ के पानी के साथ कटकर बह जाता है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक किसी वस्तु का आदान प्रदान, ठीक है, परिवहन यहाँ से वहाँ तक ले जाना। निक्षेपण, निक्षेपण भी वही होता है कि निक्षेप, ठीक है, कार्य करने के बाद जो निक्षेप बच जाता है वो निक्षेपण हो गया, ठीक है। तो ये सब बहिर्जात क्रिया यानी ये पृथ्वी को ऊपरी भूपटल पर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसके अनुसार उन्होंने जियोलॉजी का यह डिफिनेशन दिया है, ठीक है, कि भूमिकी यानी जियोलॉजी वह विज्ञान है जो प्रकृति के कार्बनिक और अकार्बनिक प्रभुत्वों में जो अणुकार्बनीय परिवर्तन घटित हुए उसका अध्ययन करता है। यानी कि पृथ्वी के प्रकृति यानी जो प्रकृति के यानी जो नेचर का कार्बनिक, जो भी कार्बनिक पदार्थ है और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में जैसे मानव, जीव जंतु, ये सब कार्बनिक पदार्थ में आ जाएगा, ठीक है। और अकार्बनिक यानी जो पत्थर वगैरह ये सब हो गया, ठीक है, ये सब अकार्बनिक, जल ये सब अकार्बनिक। तो इन सारी चीज़ों का यानी जो जीवमंडल का भी अध्ययन करता है और अकार्बनिक यानी जो आपका सेल मंडल ये सब हो गया, ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल। तो जो वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल यानी जहाँ पर जीव जंतु होता है उन दोनों का अध्ययन करता है। तो वैसा शाखा को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं, वैसा विज्ञान को हम लोग जियोलॉजी भूमिकी कहते हैं। तो यह डिफिनेशन कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, तो यही आपको आंसर लिखना है, चार्ल्स लियल ने दिया था, ठीक है, चार्ल्स लियल ने दिया था, चार्ल्स लियल ने दिया था, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए जहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको अगला वीडियो में जब भी जियोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला लेकर आऊँगा वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूविज्ञान का उद्देश्य क्या है, हम लोग भूविज्ञान क्यों पढ़ते। तो इसका शुरू में ही मैंने बता दिया कि इसमें पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी का क्या इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्या पृथ्वी में किस प्रकार उसका निर्माण हुआ, किस प्रकार उत्पत्ति, ठीक है, किन क्या क्या परिवर्तन हुए अब तक उसका निर्माण के बाद, ठीक है। तो यानी सीधा सीधा यदि कहे जाए तो पृथ्वी का इतिहास का इसमें हम लोग वर्णन करते हैं, ठीक है। इसलिए भूविज्ञान पढ़ते हैं, भूविज्ञान का यही उद्देश्य है कि पृथ्वी के इतिहास का वर्णन करना, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी किसमें मिलती है। देखिए हम लोग जियोलॉजी में ज़्यादातर किसके बारे में पढ़ते हैं, चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी के विकास, पृथ्वी के इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी, देखिए कहीं भी हम लोग किसी जगह में जाएंगे तो कैसे पता करेंगे कि वहाँ पर पहले जीव जंतु या मानव जाति पहले था क्या नहीं। तो देखेंगे कि वहाँ का जो मिट्टी के नीचे हम लोग कुछ अवशेष पाते, यदि हम लोग कुछ बर्तन वगैरह यदि पाते, लोहा वाला सामान कुछ पाते, तो इससे हमको पता चलता है कि नहीं आज से कई सालों पहले या कई युगों पहले यहाँ पर जरूर कोई रहता होगा जो इस तरह से सामानों से अपना कार्य करता था, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इससे क्या पता चलता है कि हम लोग चट्टानों में ही सारी चीज़ें हम लोग को पता चलता है। यानी पृथ्वी के इतिहास से संबंधित जितना भी घटनाएं होगा, जितना भी समस्त जानकारी होगा हमको चट्टानों में मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि पृथ्वी की रचना किससे हुई। तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वी का रचना यानी संरचना किस प्रकार हुआ है, उत्पत्ति। तो पृथ्वी का जो रचना है ना, जो निर्माण वो परत दर परत चट्टानों का मिलने से होता है, ठीक है, यानी चट्टानों से इसकी रचना होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को उत्पत्ति, आयु और रचना, खनिज, शैल, निर्माणकारी हलचलों एवं संरचनाओं का अध्ययन करना किसका उद्देश्य है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, रचना, खनिज एवं शैलों, निर्माणकारी हलचलों एवं संरचनाओं का अध्ययन करना भूविज्ञान का उद्देश्य है, ठीक है, भूविज्ञान का उद्देश्य है। तो ये उसका दूसरा उद्देश्य क्या हो गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखिए हम लोग भूविज्ञान क्यों पढ़ते हैं, पृथ्वी का इतिहास को जानने के लिए। तो पृथ्वी के इतिहास में क्या हो गया, उसको उत्पत्ति को हम लोग जानेंगे, उसका कितना आयु हो गया अभी तक, जिस तरह पहले अभी हमने देखा ना क्वेश्चन में कि पृथ्वी का आयु कितना वर्ष आंकी गई है, 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। तो उस तरह से इसकी आयु, इसकी रचना किस प्रकार हुई, किन किन सेलों खनिजों से इसका निर्माण हुआ, यानी निर्माण काले हलचलों यानी प्लेट के हिलने डुलने से भी इसका निर्माण होता है। संरचनाओं का अध्ययन करना तो किसका उद्देश्य है, ये सब कोई हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स में तो नहीं पढ़ेंगे, ये सब हम लोग जियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, भूविज्ञान में पढ़ते हैं, भूगर्भ शास्त्र में पढ़ते हैं, ठीक है, उसी का दूसरा नाम है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूविज्ञान के अंतर्गत प्रमुख विषय वस्तु क्या है। यानी भूविज्ञान के अंतर्गत प्रमुख विषय वस्तु सेल मंडल है। हम लोग चट्टानों के बारे में ही पढ़ते हैं ना जियोलॉजी में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के चट्टान सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब सेल मंडल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब सेल मंडल का विषय वस्तु है पृथ्वी के
भूविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप सोच रहे कि इतना सारा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैं एक टॉपिक को लेकर यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ से सक रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव बताऊँगा। ठीक है, जहाँ पर देखेंगे किसी कोई टॉपिक बहुत छोटा है तो उससे कम ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर वाइज नहीं है, देखिए है ना, जियोलॉजी में चैप्टर नहीं होता है। ठीक है, टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि सेलों से निर्मित पृथ्वी का ठोस एवं बाह्य आवरण क्या कहलाता है। यानी देखिए पृथ्वी का बाह्य आवरण जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है, वह सेलों से बना है, अब तो जान रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको सेल मंडल कहेंगे। ठीक है, सेल मंडल। ठीक है, जिस तरह देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में बहुत सारा गैसों का परत पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, है ना, वायु का मंडल, वायु का परत होता है। उसी तरह पृथ्वी के ऊपरी परत, ये जो भूपर्पटी है जहाँ पर हम लोग पैर से चलते हैं, तो वो चट्टानों से बना होता है, सेलों से बना होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेलों का आवरण यानी सेल मंडल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि सेल मंडल किस प्रकार के सेलों से निर्मित होता है। अब देखिए हम लोग सेल मंडल जिस तरह देखिए वायुमंडल बहुत सारा गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, ठीक है, वायुमंडल बहुत सारा गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, वायुमंडल बहुत सारा गैसों से मिलकर बना है। उसी तरह गैसों मतलब क्या, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, तो उसी तरह सेल मंडल जो चट्टानों से जो बना होता है, तो किस प्रकार के चट्टानों से मिलकर सेल मंडल का निर्माण होता है, तो ग्रेनाइट चट्टान, ये सब चट्टान का प्रकार है। ठीक है, ये सब के बारे में मैंने आपको डीपली बताया, आपको लेक्चर वाला वीडियो सब में। ठीक है, जिसमें मैं डीपली वाला पढ़ाता था ना, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, जियोलॉजी का क्लास 12 जियोलॉजी, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल का, तो क्लास 12 जियोलॉजी जहाँ पर लिखा होगा उस प्लेलिस्ट में देखिएगा कि आपको वीडियो मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, ये सब का आपको एक थंबनेल में आपको लगा रहेगा कि नोट लिखिए निम्नलिखित पर, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चट्टानों के बारे में डीपली अध्ययन करने को मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाकर ये सब को पढ़ लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए उतना डीपली नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो सेल मंडल किस प्रकार के सेलों से बना है, ग्रेनाइट चट्टान, बैसाल्ट चट्टान, बालुकास्म यानी जो बालुआ पत्थर होता है, चूना पत्थर, ठीक है, ये सब से सेल मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि सेल की रचना किस प्रकार होती है। सेल की रचना देखिए किस प्रकार से इसका निर्माण होता है चट्टानों का। हम जानते हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चट्टान का निर्माण, भौतिक प्रक्रिया द्वारा भी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो चट्टान का निर्माण कैसे होता है, बहुत सारा खनिज जब आपस में मिलता है तब चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत सारा खनिज परत दर परत मिलता है तब बहुत बड़ा चट्टान का निर्माण होता है। तो उसी तरह रासायनिक और भौतिक दृष्टि से खनिजों से मिलने से होता है। ठीक है, खनिजों के मिलने से सेल का निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, ये सब में ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब यदि आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन या फिर ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप काफ़ी आसानी से अपने से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान ये सब है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके अंतर्गत, है ना, किसके अंतर्गत पृथ्वी की द्रव्य रचना का अध्ययन किया था। अब हम लोग भूविज्ञान का शाखा के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूविज्ञान का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं, बहुत सारा पार्ट है भूविज्ञान का, तो बहुत सारा पार्ट है। ठीक है, बहुत सारा इसका शाखा में वर्गीकृत किया गया, तो बहुत सारा शाखा में जो इंपॉर्टेंट शाखाओं से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ उनसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पृथ्वी के तो बोल रहा है कि पृथ्वी की भूविज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत, क्वेश्चन को गौर से समझिए कि भूविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पृथ्वी की द्रव्य रचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक शाखा है, ये एक शाखा है भू रसायन। ठीक है, भू रसायन एक शाखा है, भू रसायन एक शाखा है, वहाँ पर हम लोग पृथ्वी की द्रव्य रचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की द्रव्य रचना का अध्ययन भूविज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, भू रसायन शाखा के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए ये सब हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कि भू रसायन विज्ञान का संबंध किससे, भू रसायन विज्ञान का ये जो एक विज्ञान की जो शाखा है इसका संबंध किससे, इसके अंतर्गत हम लोग सेल विज्ञान तथा खनिज विज्ञान से इसका संबंध बताइए। सेल विज्ञान में हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेल का रचना, सेल की उत्पत्ति, सेल का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, और खनिज विज्ञान जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है उनका हम लोग रचना दृष्टि उसका उत्पत्ति बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये खनिज विज्ञान हो गया। और खनिज विज्ञान और सेल विज्ञान दोनों का संबंध भू रसायन विज्ञान से। ठीक है, इसको आप MVVIT कर लीजिएगा। ठीक है, कि किस भूविज्ञान की किस शाखा का संबंध सेल विज्ञान और खनिज विज्ञान से, तो भू रसायन विज्ञान का संबंध। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि
भूविज्ञान के किस शाखा में खनिज परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। एक दो जो लगातार एक दो क्वेश्चन आया ना, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको बोल रहा है कि भूविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत खनिज परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, खनिज परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भू रसायन विज्ञान, ठीक है। देखिए परमाणु वाला चीज़ ज़्यादातर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। तो भू रसायन, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जान लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि चट्टानों में वलन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका क्लास 11 में भी पूछा गया था, ठीक है, मॉडल पेपर में। तो चट्टानों में वलन यानी फोल्डिंग, ठीक, या भ्रंशन, भ्रंशन जिसको फॉल्टिंग कहते हैं, ठीक है, की क्रियाओं का अध्ययन भूविज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी चट्टानों में देखते हैं ना, दरार पड़ जाता है, वलन यानी मोड़ पड़ जाता है, कभी चट्टान सीधा था अब थोड़ा टेढ़ा हो गया है, भ्रंश उसमें गड्ढा हो गया है। तो इस तरह का क्रियाओं का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? जीव विज्ञान, भूविज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? हम लोग संरचनात्मक भूविज्ञान में करते हैं, ठीक है, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि भूविज्ञान का कौन सा शाखा सेल मंडल के गर्भ तथा उसके सतही भागों पर क्रियान्वित होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है? यानी भूविज्ञान का कौन सा शाखा, इसमें भी आपको पूछ रहा है कि भूविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत सेल मंडल के गर्भ, यानी सेल मंडल के गर्भ यानी जो पृथ्वी के ऊपरी परत भूप्रपटी जो सेल मंडल कहलाता है ना, उसका गर्भ यानी पृथ्वी का ही गर्भ सोच लीजिए। सेंटर कहाँ है? पृथ्वी का सेंटर एकदम केंद्र नाभिक में, और उसके सतही भागों उसके साइड के भागों पर, ठीक है, क्रियान्वित होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन भी हम लोग संरचनात्मक भूविज्ञान में ही करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ही हम लोग पृथ्वी का निर्माण के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी परत दर परत में बना हुआ है, सबसे सेंटर में मैग्मा है, लावा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग संरचनात्मक भूविज्ञान में ये सब डीपली से पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि भूकंपों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तो MBBI टिक कर लीजिए कि भूकंपों का अध्ययन और एक वाला खनिज परमाणुओं का अध्ययन, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो भूकंपों का अध्ययन भूविज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सिस्मोलॉजी, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। सिस्मोलॉजी ये एक अंग्रेजी वर्ड है, तो इस तरह से आप इसको, केवल एक ही को अभी तक अंग्रेजी वर्ड मिला, तो आप इसको काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं, सिस्मोलॉजी, ठीक है, जहाँ पर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? भूकंपों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, सिस्मोलॉजी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि बाह्यजात प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रधान स्रोत। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता दिया कि पृथ्वी के बाहर में जो भी क्रियाएं होता है, बहिर्जात क्रिया, उसको ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या होता है? सन, सूरज होता है ना। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सूर्य। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूविज्ञान के किस शाखा में भूप्रपटी यानी जिस पर हम लोग चलते हैं, जैव जीवन के विकास इतिहास का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए हम लोग जब भी आपको पृथ्वी के इतिहास के बारे में पूछा ना कि पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऐतिहासिक या भौतिक भूविज्ञान, आप इसको इतिहास जैसे देखिएगा ना, आप डायरेक्ट ऐतिहासिक भूविज्ञान टिक कर दीजिएगा, ठीक है, एकदम सही हो जाएगा। कि हम लोग भूप्रपटी तथा जैव जीवन यानी मनुष्यों जीव जंतुओं का जीवन के विकास किस प्रकार वो निरंतर अपने विकास करते चले गए और उनका इतिहास पहले क्या था, तो इस तरह का अध्ययन हम लोग क्या किस में करते हैं? ऐतिहासिक या भौतिक भूविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, ये वाला भी क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के पूरा अवशेष मतलब फॉसिल, जो चट्टानों के नीचे में दबा हुआ पाया जाता है ना अवशेष, तो उसी को कहते हैं पूरा अवशेष, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है। तो भूविज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के अवशेष, वनस्पतियों का अवशेष का जीवाश्म अध्ययन करते हैं? तो जैसे देखिए कभी भी आपको ये सवाल पूछे ना कि जीव जंतुओं का अवशेष चाहे जीव जंतुओं का अध्ययन चाहे वनस्पतियों का अवशेष का अध्ययन, तो ये आपको चाहे कहीं भी पूछे, यदि आप आर्ट्स वाला स्टूडेंट है, यदि आपको भूगोल में भी पूछे तो उसका आंसर आपको आँख मूंद के टिक मार देना, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। जीवाश्म का वही मतलब होता है कि जीव जंतुओं का अवशेष और वनस्पतियों का अवशेष, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि अवसादी सेलों के गुण धर्मों। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 29 तक पहुँच गए और इस PDF में टोटल 31 क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी अभी आसानी से हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए थोड़ा सा, उसके बाद ये लेक्चर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अवसादी सेलों के गुण धर्मों, गौर से देखिए कि अवसादी सेल के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि गुण धर्मों
ठीक है, और उनका निर्माण क्या, अवसादी सेल का गुण धर्म यानी अवसादी सेल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन किस में करते हैं, बीरूपकों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ फॉसिल, ये भी विज्ञान भूविज्ञान का एक शाखा है। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग अवसादी सेलों का गुणधर्म और निर्माण का ही बारे में केवल अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या है इसका आंसर, बीरूपकों का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ फेजिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदूर भूत की भौतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन। सुदूर भूत यानी सुदूर मतलब बहुत पहले से जो चला आ रहा है, ठीक है, जो बहुत पहले वाला चीज़ है, और भूत मतलब तो भूतकाल, ठीक है, पास्ट। तो कि भौतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ यानी जो बहुत पहले का चीज़ था उसका भौतिक और भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन भूविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा भूगोल, तो ये सब देखिए ज़्यादातर वनस्पति ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन किस में करते हैं, हम लोग भूगोल में करते हैं, जियोलॉजी में, सॉरी जियोग्राफी में करते हैं। तो ये सब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा भूगोल। पूरा मतलब बहुत पहले वाला, और भूगोल मतलब तो जियोग्राफी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। और आज का आखिरी क्वेश्चन में हम लोग आए हुए हैं, ये भी थोड़ा इसको भी अच्छा से देख लीजिए कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों का अध्ययन। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि खनिजों का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग खनिज विज्ञान में ही करेंगे ना खनिजों का अध्ययन। अब खनिज का अध्ययन करेंगे तो खनिज विज्ञान में ही करेंगे ना, तो इसका आंसर खनिज विज्ञान हो गया। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, खनिज विज्ञान में। तो इस तरह से ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। हाँ, एक मिनट अभी जाइएगा नहीं, अभी PDF, इसका PDF, अब यहाँ पर PDF बहुत बच्चे कहते हैं कि PDF नहीं मिला, तो PDF पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का आप लिंक कहाँ पाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से जुड़ जाएगा और इसका PDF आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह का अगला वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।